कभी सोचा है कि एक कंपनी जो सिर्फ मसालों और कपड़ों का व्यापार करने आई थी, वो कैसे एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर सकती है? आज हम उसी निरवेद कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये कहानी है व्यापार से शुरू होकर भारत पर राज करने की और फिर उस राज के खिलाफ एक पूरे राष्ट्र के उठ खड़े होने की। यही वो सवाल है जो आधुनिक भारतीय इतिहास की बुनियाद है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें महत्वाकांक्षा है, धोखा है, विद्रोह है और एक देश की आज़ादी का जुनून है। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी में। उस समय भारत पर राज करने वाला ताकतवर मुगल साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, और जैसे ही ये महान साम्राज्य कमजोर पड़ा, पूरे भारत में सत्ता का एक खालीपन सा छा गया, जिसे भरने के लिए हर कोई बेताब था। देखिए, जैसे ही दिल्ली में बैठे बादशाह की पकड़ ढीली हुई, पूरे देश में छोटी बड़ी ताकतें सिर उठाने लगी। इन्हें हम समझने के लिए मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। मतलब भारत अब एक नहीं बल्कि कई आपस में लड़ने वाले राज्यों का एक मैदान बन चुका था। इस आपसी खींचतान का नतीजा ये हुआ कि देश में कोई एक ऐसी बड़ी शक्ति बची ही नहीं जो किसी बाहरी दुश्मन का मिलकर सामना कर सके। हर कोई बस अपना फायदा देख रहा था, और इसी उथल-पुथल के बीच मैदान में एक नया खिलाड़ी दाखिल हुआ। एक ऐसी कंपनी जिसका इरादा हुकूमत करना नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और उसके उस हैरान कर देने वाले बदलाव की जिसने व्यापारियों को शासक बना दिया। शुरू में तो कंपनी का एक ही मकसद था, व्यापार पर अपना कब्जा जमाना और खूब पैसा कमाना। लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि असली ताकत तो राजनीति में है। उन्होंने बड़ी चालाकी से भारतीय राजाओं की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया, एक को दूसरे के खिलाफ भड़काया और धीरे धीरे अपनी सियासी जमीन मजबूत करते चले गए। यकीन मानिए, सिर्फ 10 साल के अंदर कंपनी की किस्मत पलट गई। 1757 में प्लासी की लड़ाई जीती, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध, और 1765 तक तो उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लगान वसूलने का अधिकार भी मिल गया, जिसे दीवानी राइट्स कहते हैं। मतलब अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि भारत के सबसे अमीर सूबे के असली मालिक बन बैठे थे। सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी जो मुनाफे के लिए बनी थी, अब लाखों लोगों पर हुकूमत कर रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो जाहिर है इस अजीब और अभूतपूर्व बदलाव पर एक जबरदस्त प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। अब वो वक्त आ गया था जब लगभग 100 सालों से लोगों के दिलों में सुलग रहा गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फटने वाला था। ये ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ पहली बड़ी संगठित और हिंसक चुनौती थी। ये गुस्सा कोई एक दिन में नहीं पनपा था। दशकों से कंपनी की नीतियां लोगों को निचोड़ रही थीं। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों ने रजवाड़ों को नाराज किया, भारी भरकम लगान ने किसानों को तबाह कर दिया, और आम लोगों को ये डर सताने लगा था कि अंग्रेज उनका धर्म और उनकी संस्कृति सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। इस बारूद के ढेर को बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी बनी नई राइफल की गोलियां। जब ये अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों का गुस्सा भड़क उठा। उन्हें लगा कि उनके धर्म पर सीधा हमला हो रहा है। भले ही इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने इतिहास बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया, और अब भारत पर सीधा ब्रिटेन की महारानी का शासन था। यानी भारत अब आधिकारिक तौर पर एक ब्रिटिश कॉलोनी बन चुका था। 1857 की नाकामी एक बहुत बड़ा सबक थी। अब लोगों को समझ आया कि आज़ादी की लड़ाई का तरीका बदलना होगा। अब बिखरे हुए विद्रोहों से काम नहीं चलेगा, अब जरूरत थी संगठित राजनीति की। तो अब संघर्ष का अंदाज बिल्कुल बदल गया। लड़ाई अब अलग अलग गुटों में नहीं बल्कि एक आवाज बनकर एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर लड़ी जानी थी। और इसी सोच का सबसे बड़ा नतीजा था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना। वैसे शुरुआत में कांग्रेस का नेतृत्व नरम विचारों वाले नेताओं के हाथ में था। उनका रास्ता क्रांति का नहीं बल्कि शांति से अपनी मांगें मनवाने का था। वो ब्रिटिश सिस्टम के अंदर रहकर ही भारतीयों के लिए ज्यादा अधिकार चाहते थे, पूरी आज़ादी नहीं। फिर आई 20वीं सदी और आज़ादी का ये संघर्ष एक छोटे से राजनीतिक समूह से निकलकर करोड़ों लोगों का आंदोलन बन गया। लेकिन इस कहानी का अंत बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक साबित हुआ।
स्वदेशी आंदोलन से लेकर गांधी जी के सत्याग्रह और फिर भारत छोड़ो आंदोलन तक दशकों के इस लगातार संघर्ष ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन इतना कमजोर हो चुका था कि उसके लिए भारत पर राज करना अब नामुमकिन हो गया था। लेकिन आजादी की वो सुबह अपने साथ एक बहुत ही भयानक अंधेरी रात लेकर आई। देश का बंटवारा हो गया, भारत और पाकिस्तान, और इस बंटवारे ने ऐसी भयानक हिंसा को जन्म दिया जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो इस पूरे दौर की विरासत दोहरी है। एक तरफ सदियों की गुलामी के बाद आज़ादी पाने की जबरदस्त जीत है, तो दूसरी तरफ बंटवारे का एक ऐसा जख्म है जो आज तक नहीं भरा। ये एक ऐसा इतिहास है जो आज भी पूरे दक्षिण एशिया की तकदीर तय कर रहा है।